So I am here with the second lecture of acid, base and salt. In the first lecture, my dear students, we have discussed about the acids and its classification. Okay, so in this lecture, my dear students, we will cover the properties of the acids and the certain indicators. So once again, myself Paras Agrawal, and it is your channel, that is Chemistry Learning. So let's begin with the acids, base and salt. So in this chapter, my dear students, in this lecture we will cover indicators. तो इधर हम सबसे पहले तो इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो इंडिकेटर्स आर द सर्टेन सब्सटेंसेस which tells us that whether the given chemical is a acid or not. ठीक है ना? तो उसके लिए इंडिकेटर्स जो हैं वो चार टाइप में क्लासीफाई करे गए. पहला है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है. सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है. तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और चौथा है यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो जो इंडिकेटर्स हैं ये चार टाइप के होते हैं: आर्टिफिशियल, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी, यूनिवर्सल. ठीक है ना? तो अब सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब है ऐसी चीज जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है और उससे ही हम क्या कर पाए, आइडेंटिफिकेशन कर पाए. ठीक है, कि जो केमिकल है वो एसिड है या नहीं है. तो उसके लिए सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर, कई सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं, जिसको हम लिटमस बोलते हैं. इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, जो लिटमस है, लिटमस को हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं. लिचेन या लाइकेन एक मतलब प्लांट की वैरायटी है जिससे हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. अब एसिड के साथ लिटमस हमेशा रेड कलर का होता है. जब हम एसिड में लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को डिप करेंगे तो वो हमेशा किस कलर का होगा? रेड कलर का. लेकिन जैसे ही हम इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे लिटमस को, तो वो रेड कलर का जो पेपर है दैट टर्न्स इनटू ब्लू. लेकिन अभी हमें सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है ना? अब इसके बाद तो पहला तो लिटमस हो गया, नेचुरल इंडिकेटर बता रहा हूं अभी आपको. दूसरा है रेड कैबेज. रेड कैबेज भी एसिड के साथ रेड कलर का ही रहता है. ठीक है, रेड कैबेज जो है इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, और ये भी कैसे रेड कलर का होगा एसिड के साथ. लेकिन जब हम इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है. विद बेस ग्रीन कलर. ठीक है ना? तो ये लिटमस, रेड कैबेज, और भी है हल्दी, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स. अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद जो दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं दैट आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में जैसे मान लीजिए मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, फिनोल्फथलीन है, ठीक है, मिथाइल रेड है. तो कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं. मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, मिथाइल रेड और भी हैं. ठीक है ना? तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है. ठीक है. फिनोल्फथलीन जो है वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, दैट मीन्स इट विल बी कलरलेस. ठीक है ना? मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर देगा और फिनोल्फथलीन जो है वो कलरलेस रहेगा एसिड के साथ. ठीक है ना? अब जो तीसरे टाइप की इंडिकेटर जो मैंने आपको बताए थे दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स.
ऑल्फैक्टरी का मतलब है जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल से। सबसे पहली बात दैट वी कैन नॉट टच द एसिड एज वेल एज बेस। ना तो हम एसिड्स को टच कर सकते हैं ना बेस को टच कर सकते हैं। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर दैट द एसिड्स हैव द कोरोसिव नेचर। अब जब एसिड्स का कोरोसिव नेचर है तो ना तो हम उनको टच तो कर नहीं सकते, तो हमने नेचुरल मेथड से पता कर लिया, आर्टिफिशियल से पता कर लिया। अब हम अपनी स्मेल से भी पता कर सकते हैं। अब जब स्मेल में या उसकी ऑर्डर में चेंज हो जाए, ऑर्डर मीन्स रिलेटेड टू सेंस ओनली, तो जब उसकी स्मेल में चेंज हो जाएगा तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसके लिए हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एक वनीला एक्सट्रैक्ट और दूसरा ऑनियन। वनीला एक्सट्रैक्ट और ऑनियन। अब इसमें होता क्या है वनीला एक्सट्रैक्ट और ऑनियन में माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इनको, ऑनियन की स्मेल तो पता है आपको, तो जैसे ही हम क्या होता है हम मतलब ऑनियन को बेस के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिंपल हमने इनो ले लिया, इन दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने किसी भी बेस के साथ अनियन को ट्रीट करा तो क्या होगा कि जो स्मेल है अनियन की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। अब लेकिन जैसे ही हम उसको एसिड में डालेंगे, जैसे हमारे घर पे मोस्ट कॉमनली विनेगर मिल जाता है जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम अनियन पील को अगर एसिड में डालेंगे तो जो अनियन की स्मेल है वो खत्म नहीं होगी। जैसी अनियन की स्मेल आती है वैसे ही आएगी, लेकिन बेस के साथ हम उसको ट्रीट करेंगे ना जब, then what will happen, the smell of the onion will be disappear। ठीक है ना, या will be gone। सेम इन द वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट में भी ऐसे ही होगा, बेस के साथ क्या होगा, वनीला की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी लेकिन एसिड के साथ रहेगी। तो ये तीसरे टाइप के इंडिकेटर हो गया, दैट इज द नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब जो लास्ट है, लास्ट इंडिकेटर दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। इधर से मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में जो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, जो विबग्योर का स्पेक्ट्रम है, उनसे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब पर्टिकुलर केमिकल जो है वो एसिड है या बेस है। तो जो 7 कलर्स हैं वो है VIB, GBIOR, विबग्योर बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना। अब ग्रीन पे जो होगा वो होगा न्यूट्रल। ग्रीन पे क्या होगा? न्यूट्रल। अगर मान लीजिए हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को वाटर में डाल दिया तो वो कौन सा कलर देगा? ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि वो क्या है? न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना बेस है। अब अगर किसी भी केमिकल पे यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालने पर अगर वो येलो, ऑरेंज, रेड कलर देता है देन इट विल बी एसिड। ठीक है, अगर किसी भी केमिकल में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पर येलो, ऑरेंज, रेड कलर देता है तो वो एसिड होगा। अब जैसे जैसे हम येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड की तरफ इंक्रीज बढ़ते जाएंगे तो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यू कैन लर्न लाइक दैट द रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर। ठीक है ना। और एसिड क्या है? कोरोसिव नेचर में है, कोरोसिव नेचर होता है एसिड का, तो वो क्या? डेंजर को सिग्निफाई कर रहा है। जैसे जैसे हम येलो से ऑरेंज की तरफ जाएंगे तो और नेचर स्ट्रॉन्ग हो गया, और फिर रेड की तरफ जाएंगे तो और नेचर स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, जबकि हम ग्रीन से न्यूट्रल है। ग्रीन पे क्या है? न्यूट्रल है। अब हम अगर इस साइड आए, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो इधर क्या होते हैं? बेसेस होते हैं। अगर एक कलर मिले तो बेसेस। अभी लेकिन हम एसिड की बात कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में, तो एसिड जो है वो या तो येलो कलर या ऑरेंज कलर, रेड कलर, इनमें और कलर्स बन जाते हैं, पिंक या सब मिक्स होकर। ठीक है ना।
तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को कि मतलब कॉमनली पूछ सकते हैं कि अगर कोई एसिड है जिसकी पीएच 2 से कम है तो वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा, ठीक है ना। न्यूट्रल पे ग्रीन कलर, ठीक है, और बेस है तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू। तो ये तो 4 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ लिए, नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीसरा था आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स एंड चौथा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की, और सारी प्रॉपर्टीज जो हैं एसिड्स की दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के मतलब एसिड्स जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में बता चुका हूं आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिड्स जो हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट, वीक एसिड को टेस्ट कर सकते हैं। जितने भी एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो? क्योंकि उनको जब हम पानी में डिसोसिएट करते हैं तो वो कौन सा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी अब हम इन इंडिकेटर्स जो अभी हमने पढ़े इनसे बना सकते हैं कि लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस एसिड जो है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, फिनोप्थिलीन के साथ कलरलेस रहता है। दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अभी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम पहले। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, जब भी कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से, जब भी कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो हमेशा वो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है। जब भी कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है, सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमन थी? हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, अब आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी ना, याद भी कराई थी, स्टॉप कॉलिंग मी या क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, बताया था ना। तो मतलब हाउ जो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा, इसके ऊपर जितने हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, जब ये किससे, मेटल से, जो मेटल हैं सारे एलिमेंट्स या मेटल्स हैं, जब ये किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे, अभी एक इसमें एक्सेप्शन भी है HNO3 का, वो भी बात करेंगे। तो डाइल्यूट एसिड से जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही हमें दिखेगी तो है नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा या टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है? तो उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर मतलब कोई भी कैंडल या मैच बॉक्स, मैच स्टिक लें, उसको अगर हम टेस्ट ट्यूब जिसमें एक्सपेरिमेंट किया हमने, या मतलब एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल लिए और ऊपर से डाइल्यूट HCl या H2SO4 डाल दिया, तो फ्यूम्स निकलेंगे। तो अगर उन फ्यूम्स के पास हम मैच स्टिक को जलाकर देखें तो एक साउंड मिलेगा जिसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है ना जो, दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड, ऐसे याद रख लीजिए, इससे हमें पता लग जाएगा कि टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, ठीक है ना। तो अब देखिए मेटल हमने कोई भी ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम मेटल ले लिया। अब सोडियम मेटल की हमने HCl से रिएक्शन करा दी, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना सोडियम। आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हो, इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और एक मेटल का सॉल्ट बना लिया NaCl, और इधर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर दिया, ठीक है ना। दूसरा जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, H2SO4 से रिएक्शन कराई इसकी। अब पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसने एक सॉल्ट बना लिया दैट इज K2SO4 प्लस H2। आगे ना बात समझ में, मतलब ये है कि मेटल डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करेगा। लेकिन
अगर हम बात करें HNO3 की, अगर हम HNO3 की बात करें तो HNO3 के साथ मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। इधर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती। रीजन, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि व्हाई व्हेन द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दैट इज HNO3 देन इट विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, व्हाई? तो उसके लिए आप नोट लिख लीजिए, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी कोई भी मेटल HNO3 से रिएक्शन करता है, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद HNO3, तो फिर वो क्या होता है, मेटल सॉल्ट बनाने के बाद जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसको ऑक्सीजन भी दे देता है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या बना लेती है, वाटर बना लेती है। ठीक है ना, मतलब अगर हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो इसमें हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, इसमें मतलब क्या मिल जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और प्लस H2 निकलना चाहिए था, H2 को निकलना चाहिए था ना, NaNO3 प्लस H2 को निकलना चाहिए था, लेकिन H2 ना निकल के इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर जो है, जो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है ना, तो HNO3 के साथ जो है मेटल डाइल्यूट एसिड रिएक्शन शो नहीं करते, और मतलब अगर करते भी हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से दो मेटल हैं या कौन से मेटल्स हैं जो HNO3 से हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करा सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, दैट नेम द मेटल या नेम द मेटल्स विच कैन लाइब्रेट द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट HNO3। तो जब डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन हम मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज, राइट डाउन, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज से अगर हम रिएक्शन कराते हैं Mg और Mn, इन दोनों से बहुत 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 ज़्यादा डाइल्यूट HNO3, मतलब ये समझ लीजिए 2 to 3% उसमें HNO3 होना चाहिए और पूरा पानी होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 है और उसकी रिएक्शन को हम मैग्नीशियम और मैग्नीज से कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो उसका नेचर HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की एसिड से जब भी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इवॉल्व होगी और प्लस वाटर। ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे, इसमें कोई भी एसिड ले सकते हैं, HNO3 को भी ले सकते हैं। तो जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो मेटल सॉल्ट तो बनना ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट हमने मान लीजिए जिंक का कार्बोनेट ले लिया, ZnCO3, बना कैसे है, जिंक की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की -2, तो ZnCO3 बन गया। इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी। ठीक है, अब जिंक क्लोरीन से रिएक्ट होके मेटल सॉल्ट बना लेगा ZnCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है ना, अब यही अगर रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट से भी हो, अगर कभी रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट से हो, एक थर्ड प्रॉपर्टी बना लेंगे हम कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट,
अगर एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनेट से अगर एसिड की रिएक्शन हो और मेटल बाइकार्बोनेट से भी एसिड की रिएक्शन हो तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रहेगा। एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आप लोगों को पता है SCO3 होता है जिसपे चार्ज -1 होता है, और सोडियम पे +1 था, क्या होगा NaSCO3, मेटल बाइकार्बोनेट मिल गया। अब मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन को हमने करा दिया Na2SO4 से, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, Na2SO4, सल्फेट की वैलेंसी -2, सोडियम की 1, क्रिस क्रॉस मेथड से Na2SO4 मिल गया। प्लस अब क्या पता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलना ही है। ठीक है ना। तो ये क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि मेटल कार्बोनेट की एसिड से सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब एक चीज जो कि इसमें भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। अब वो मिल्की हो क्यों जाता है, मिल्की मतलब क्या है, व्हाइट कलर, मिल्क जैसा। ठीक है, तो अब लाइम वाटर पता है क्या होता है आप लोगों को, लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, when carbon dioxide is passed through the lime water, ठीक है, then it turns lime water milky। लाइम वाटर मिल्की कैसे बना दिया इसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करा दिया। इसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करा दिया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, इसका जो प्रेसिपिटेट का कलर है वो कौन सा होता है, व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर, मिल्क का कलर कौन सा है, व्हाइट कलर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। आ गई ना बात समझ में। अब जब हम इसी लाइम वाटर से, मतलब जो बना है CaCO3 से, और एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे। अभी हमने क्या कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो फिर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से फिर से एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट से एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे CaCO3 + CO2 + H2, ठीक है, तो फिर से ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है व्हाइट कलर का, इसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो क्या, सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और बना लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 होल ट्वाइस। ये क्या है, सॉल्युबल। दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास हुई तो इसने लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिल्की में। मतलब कैसे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना के। फिर हमने अपने प्रेसिपिटेट को लिया, उसमें और एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया CaCO3 + CO2 + H2O, तो उसने फिर से एक सॉल्युबल सब्सटेंस बना लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 होल ट्वाइस, जो क्या है, कलरलेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो मिल्की हो गया, और फिर मिल्की सॉल्यूशन से और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया एक्सेस अमाउंट में, तो फिर से जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस मिल गया। ठीक है ना, तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो मेटल ऑक्साइड देखो, मेटल के ऑक्साइड, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं। जैसे सोडियम है +1 है, ऑक्सीजन है -2, सोडियम मेटल है तो इसने बना लिया Na2O, K2O,
ये क्या है, मेटल की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ने बनाया Al2O3, ठीक है ना, और जिंक ने बनाया ZnO। ये क्या है, मेटल की ऑक्साइड है। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब ये बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। एक चीज याद रख लीजिए, मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड एंड मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। अब मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन देखिए, मेटल के ऑक्साइड जो है वो किससे, एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो अब मेटल के ऑक्साइड क्या है, बेस है, बेस एसिड से रिएक्शन करेंगे। अभी देखिए एसिड का इफेक्ट कहीं बढ़ जाए तो अब जैसे मान लो एसिड ज्यादा हो गया, उधर उतने एसिड की जरूरत नहीं है, तो हमें उसके एसिड को इफेक्ट को बराबर करने के लिए जो पहले था क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। तो हमने बेस डाला तो क्या मिल गया, न्यूट्रल हो गया, बराबर हो गया। तो जब इधर एसिड बेस से रिएक्शन हो रही, क्यों हो रही, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस। तो एसिड जब बेस से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। अब मेटल ऑक्साइड के बारे में एक चीज ध्यान रखिए कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, दो मेटल ऑक्साइड्स, सिर्फ दो मेटल ऑक्साइड्स, Al2O3 लिख लीजिए इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों की तरह, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए, इसी का एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही ले लिया मैंने मेटल का, Al2O3, इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करा दी, ठीक है। तो इसने मेटल का सॉल्ट AlCl3 बना दिया और प्लस वाटर, ठीक है ना। अब इधर जो HCl एसिड था ना, तो इधर हमेशा Al2O3 बेस की तरह बिहेव करेगा। जब एसिड दिया हो, जैसे कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जैसे मान लो अभी आपने देखा HCl की रिएक्शन Al2O3 से, तो अभी एसिड गिवन है ना, तो एक इसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, ठीक है, तब भी एसिड और बेस की ही रिएक्शन होगी। अब मान लीजिए कभी NaOH गिवन है, ये क्या है, बेस है, और उसकी रिएक्शन Al2O3 से करानी है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक इसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, जो कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर बेस दिया है तो वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, और मतलब अगर एसिड दिया है तो वो बेस की तरह बिहेव करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज एसिड प्लस बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जिसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड और बेस में का इफेक्ट जो होना वो खत्म हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, दो कंडीशन है, जब भी देखिए वो चीज तो वही होगी, एसिड प्लस बेस हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर ही बनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रल सॉल्ट ही मिल जाए। तो सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम उनकी ही बात करेंगे कि सॉल्ट बनते कैसे हैं, न्यूट्रल कैसे बनते हैं, एसिडिक कैसे बनते हैं। तो देखिए एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट बनते कैसे हैं। जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट तो मिलता ही है, लेकिन हमें उस सॉल्ट का नेचर पता नहीं होता है। तो देखिए
जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन होगी तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने बना लिया NaCl प्लस वाटर। ठीक है ना, NaCl प्लस वाटर। जो सॉल्ट था वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब अगर वीक एसिड और वीक बेस में रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होगी तब भी सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, वीक एसिड और वीक बेस में रिएक्शन होगी तब भी सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, तो अब नेचर किसका ज्यादा है, एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस का कैसा है, वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा देन इट विल बी एसिडिक सॉल्ट। अब वाटर तो बनेगा ही, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। आ गई ना बात समझ में? इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल फॉर दिस, हमने H2SO4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने MgOH वोल्टोइड से करा दी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट जो बना MgSO4 जो कैसा है, एसिड है प्लस वाटर। ठीक है ना। अब जो बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, अब आपको समझ आ गया होगा। बेसिक सॉल्ट बनेगा जब बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो तो बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COOH वीक एसिड जिसको हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। तो अब जो सॉल्ट बनेगा CH3COONA, CH3COONA, ये कैसा है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, ये कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और प्लस वाटर। नाउ इफ एनी डाउट विल अराइज यू कैन आस्क by messaging me in comment box. Many of you are asking for the colors of the salt. Over that, I promise you in the next lecture I will give you the worksheet that will be based on the colors of the precipitate, because it is very important. Okay, thank you and have a meaningful day.